वेल स्टूडेंट्स, देखिए पीछे जब तक आपकी क्लासेस जब चली थी तो आपने इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये तीनों चैप्टर आपने फिनिश कर दिए थे। लेकिन अब दोबारा से आपको जोड़ने के लिए मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन पर चलता हूँ और डेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ क्वेश्चंस को और उनके फॉर्मूलों को आपको समझाता हूँ। तो आज चैप्टर में दोबारा से शुरू कर रहा हूं, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि वो क्या है। जब किसी फलन का समाकलन, जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है, किन्हीं दो निश्चित सीमाओं, डेफिनेट लिमिट्स, के लिए किया जाता है, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन कहते हैं। देखिए अब इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे डिनोट करेंगे। सपोज कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b स्मॉल एफ एक्स डी एक्स है और हमें इसको फॉर्मूला शेप देना है कि इसकी फॉर्मूला शेप क्या होगी। तो अगर ये मान लिया जाए कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है और ये लोअर लिमिट a मानी जाए और अपर लिमिट b मानी जाए, तो हम लिमिट्स को इस ब्रैकेट पर राइट हैंड पर चढ़ा देते हैं और इसको अप्लाई इस तरीके से करते हैं। पहले अपर लिमिट x के स्थान पर रखो, यानी एफ बी, माइनस का निशान, लोअर लिमिट रखो, तो हमें ये जो कुछ मिलेगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इसमें एक बात विशेष होती है कि निश्चित समाकलन का मान अद्वितीय होता है। निश्चित समाकलन का मान अद्वितीय, यूनिक होता है। यानी जो अनिश्चित समाकलन हुआ करता था, अनिश्चित समाकलन में आप कहां तक उसे सॉल्व करेंगे, कहां तक ना सॉल्व करेंगे, ये आपको दिमाग में सोचना पड़ता था। लेकिन इसमें एक निश्चित ही वैल्यू होती है जो फाइनली आपको आंसर के रूप में मिलेगी। ए और बी इस समाकलन की सीमाएं हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताता चलूंगा, और उससे रिलेटेड जो एक से क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता चलूंगा, आप उसे करें। और यदि उनमें कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे नेक्स्ट पीरियड में आप फिर से वो मुझसे पूछ सकते हैं कि उनमें क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं इसको रख करता हूं और मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। सपोज आपको ये वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट
लिमिट 1 to √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप पीछे इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पढ़ चुके हो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, लिमिट 1 to √3। अब रूल के अकॉर्डिंग पहले अपर लिमिट x के स्थान पर, फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan √3 जो वैल्यू होती है वो होती है π/3 की, और 1 होती है π/4 की। एलसीएम आया 12, 4π माइनस 3π, और आंसर आपके पास आ जाएगा π/12। आंसर आपके पास आया π/12। अब इस पर जो बेस क्वेश्चन है वो होमवर्क में एक क्वेश्चन तो लीजिए, लिमिट 0 to 1 cos x dx, और एक क्वेश्चन लीजिए x³ 2 to 4 dx। इन दोनों क्वेश्चंस को इसके अकॉर्डिंग आप बढ़ाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। 1 to 2 x log x dx। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब आपको प्रोडक्ट रूल भी फॉलो करना है और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी करना है, तो इसको इजीली करने के लिए जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसको पहले अलग से इंटीग्रेट कर दीजिए, और उसको अलग से इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली जो आपके पास आंसर आता है उस पर लिमिट चढ़ा दीजिए। तो जो कुछ आंसर आएगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जाएगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल x log x dx, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब इसके लिए आपको वही आइलेट पर जाना पड़ेगा। आइलेट के अकॉर्डिंग x क्या है, एल्जेब्रिक, और log x है लॉगरिथमिक। तो आइलेट में आप देखेंगे पहले कौन सा पोजीशन है, एल्जेब्रिक, और पहले है लॉगरिथमिक और फिर है एल्जेब्रिक। तो उस हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन आप मानेंगे और इसको आप सेकंड मानेंगे। तो उसको आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे log x dx, d upon dx x, d upon dx log x dx होल इंटीग्रेशन। अब log x और x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, log x का 1 अपॉन x और x का x² अपॉन 2 dx, ठीक है। अब ये तो इधर हुआ x² log x अपॉन 2 माइनस, यहां एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आपने इंटीग्रेशन से बाहर लिया तो अंदर आपके पास बचा x dx। अभी आया x² log x अपॉन 2 माइनस 1/2 x² अपॉन 2, x² log x अपॉन 2 माइनस x² अपॉन 4। यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ से अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो x² log x अपॉन 2 माइनस x² अपॉन 4 आएगा। लेकिन आपको तो वैल्यू निकालनी है डेफिनिट इंटीग्रेशन की, जिसकी लिमिट आपको दी गई थी 1 to 2। तो अब आप इसको लिखेंगे लिमिट 1 to 2 x log x dx इक्वल टू, इस सब पर लिमिट चढ़ा दीजिए 1 to 2, x² log x अपॉन 2 माइनस x² अपॉन 4
और लिमिट 1 to 2। अब चाहे तो आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और लिमिट 1 to 2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर लिमिट 1 to 2। 1/2 पहले 2 रखेंगे एक्स के स्थान पर, 2 स्क्वायर लॉग 2 माइनस 1 स्क्वायर लॉग 1 माइनस 1/4 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यह 1/2 4 log 2 माइनस 1 log 1 माइनस 1/4 4 माइनस 1 1/2 4 log 2 माइनस 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस 4 में से 1 गया 3/4। तो ये आपके पास आया 1/2 4 log 2 माइनस 3/4। 2 से 4 को कैंसिल कर दें तो 2 log 2 माइनस 3/4। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, 2 को 2 पर पावर चढ़ा दें तो log 4 माइनस 3/4 वो भी हो सकता है। ठीक है, आप इस पर बेस आप 2 क्वेश्चन ऐसे लिखिए जिन्हें आप घर पे करेंगे। देखिए इस पर बेस एक तो ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, लिमिट 0 to π/2 e की x sin x dx, और एक करेंगे 0 to π/2 x sin x dx। ये दोनों क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड है, इन दोनों को आप खुद करेंगे और यदि कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट में आप पूछेंगे। देखिए आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड ले लेते हैं जिसमें आपको t मानना पड़ सकता है। जीरो टू 1 x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसको लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड मिलता है 0 to 1 x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप t मानना सीख चुके हैं, तो उस हिसाब से हम इसमें साइन इनवर्स x को t मानेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू t, differentiating both the sides with respect to t, d upon dt sin inverse x d upon dt t, 1 upon 1 minus x square dx upon dt equal to 1, 1 upon under root 1 minus x square dx equal to dt। तो आपके पास इस सब का जो सब्स्टिट्यूट है 1 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया dt। अब आप इसमें x की वैल्यू t में रखेंगे, तो x की वैल्यू t में रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x इक्वल टू साइन t, x इक्वल टू साइन t। अब
इसकी जो लिमिट है वो भी चेंज होंगी क्योंकि आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया है। तो लिमिट को चेंज करने के लिए एक बार यहाँ x के स्थान पर 1 रख दें और एक बार x के स्थान पर 0 रख दें, तो t की जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी न्यू लिमिट्स होंगी। तो अगर हम 1 लेते हैं तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू टी, और 1 होता है पाई बाई 2 की वैल्यू। पहली वैल्यू तो ये आ गई, और दूसरी साइन इनवर्स 0 इक्वल टू टी, तो ये होगी 0। तो यानी अब न्यू लिमिट जो हुई वो 0 से पाई बाई 2 तक। तो न्यू लिमिट बनी 0 टू पाई बाई 2। x की वैल्यू अभी आपने निकाली है साइन टी, साइन इनवर्स x को माना है आपने t, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपके पास हो गया dt। तो अब आपके पास जो न्यू फंक्शन आया वो आया t sin t, यानी लॉट के फिर से आपके पास प्रोडक्ट फंक्शन आ गया। आप लेकर चले थे इसमें सब्स्टिट्यूशन और लॉट कर आ गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के हिसाब से t की फॉर्म है एल्जेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट के हिसाब से आप देखें, आइलेट के हिसाब से a पहले पढ़ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक t ये बाद में पढ़ रहा है। इट मींस आप पहले t sin t की वैल्यू निकालें। पहले sin t इंटू टी dt का मान ज्ञात करें। जब आप इसे निकालेंगे और आपने इसे एल्जेब्रिक फॉर्म दी है, इसे t दी है, तो इसकी नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास t हो गया फर्स्ट sin t dt माइनस d अपॉन dt t sin t dt का होल dt, t sin t का इंटीग्रेशन माइनस के cos t 1 माइनस के cos t dt माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस cos t dt माइनस t cos t प्लस sin t, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब आपको देनी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की है, तो अब आप इसे उसी शेप में लाइएगा 0 टू पाई बाई 2 sin t t dt इक्वल टू, अब हम इसे चेंज करके ले लेंगे, प्लस का पहले लिख लेंगे sin t माइनस t cos t, और लिमिट होगी 0 टू पाई बाई 2, ये बनेगा sin पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस sin 0 और माइनस माइनस प्लस 0 इंटू cos 0। sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये सब मिलकर बन गए 1 माइनस 0 प्लस 0, और फाइनली आंसर आपके पास आया 1। यही आपको प्रूफ करना है। देखिए, अब इस पर बेस्ड होमवर्क में आपके पास ये क्वेश्चन रहेगा, लिमिट 1 टू 3 log x अपॉन x dx, एक तो ये आपके पास रहेगा और दूसरा आपके पास ये रहेगा 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब x इंटू कॉस x dx। ये दोनों इसी पर बेस्ड है। इसमें आप log x को t मान लेना और इसमें आप sin x को t मान लेना, तो cos x dx यहां से हो जाएगा। अब एक नया मेथड हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन वालों में सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है और सेपरेट पार्शियल भी लग सकता है।
π/2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x 2 प्लस sin x dx। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसमें ये देखिए कि सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें हम t क्या माने जो फंक्शन कुछ छोटा हो जाए, तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम sin x को t मान लें तो cos x dx dt में रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, लेट sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to t, d upon dt sin x d upon dt t, cos x dx upon dt। देखिए dx upon dt हमने क्यों लिखा है कि यहाँ पर वेरिएबल तो x है लेकिन हमें करना है इसे डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट, तो sin x को cos x लिखा और x के रेस्पेक्ट करना है तो dx upon dt इस पर ऐड हो जाएगा। cos x dx इक्वल टू dt, तो cos x dx इक्वल टू dt तो रिमूव हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करिए, देखिए लिमिट पहले अपर लिमिट है π/2 sin π/2 इक्वल टू t, और sin π/2 की वैल्यू होती है 1, तो अपर लिमिट तो चेंज हो गई 1 और नीचे sin 0 इक्वल टू t इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट चेंज हो गई 0। तो अब आपके पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन बना 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस t और 2 प्लस t, ये क्वेश्चन है। अब आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप तब तक नहीं करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप पीछे सीख चुके हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट लिखता हूं तो आंशिक भिन्न से, पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल टू यहाँ एलसीएम 1 प्लस टी 2 प्लस टी, a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी, इससे ये कैंसिल हुआ तो आपके पास एक इक्वेशन बन गया a 2 प्लस टी b 1 प्लस टी। अब आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे कि हमारे पास इसमें दो अननोन है a और b, इन दोनों अननोन्स की हमें वैल्यू निकालनी होगी और उसके लिए हम बारी बारी से एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखकर t की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो भी वैल्यू रहेंगी उससे हम आगे ले लेंगे। If 2 plus t equal to 0, t equal to -2 from equation 1, equal to a 2 minus 2 plus b 1 minus 2, 1 इक्वल टू ये तो 0 हो गया और ये बना -b, तो b की वैल्यू हमारे पास आई -1। अब इसको 0 रख लीजिए, इफ 1 प्लस टी इक्वल टू 0 t इक्वल टू -1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से फिर हम देखेंगे 1 इक्वल टू a 2 minus 1 प्लस b 1 minus 1, 1 इक्वल टू a इंटू 1 और a की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ से दोनों वैल्यू आ गई, a की भी और b की। अब हम इसको यहाँ पर रख लेंगे इस फंक्शन में, देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी -1 अपॉन 2 प्लस टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस टी
2 प्लस टी डी टी इक्वल टू 1/1 प्लस टी डी टी माइनस 1/2 प्लस टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करके आ रहा है लॉग 1 प्लस टी माइनस लॉग 2 प्लस टी। अभी हमारे पास इंडेफिनिट बना हुआ है, अब आप हम लिमिट फॉलो करा लेंगे तो आगे की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। जीरो टू वन प्लस टी 2 प्लस टी डी टी इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी माइनस लॉग 2 प्लस टी और लिमिट चढ़ गई 0 to 1। तो पहले 1 को फॉलो करो, लॉग 1 प्लस 1 माइनस लॉग 2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस 0 प्लस लॉग 2 प्लस 0 लॉग 2 माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 1 प्लस लॉग 2। तो एक लॉग 2 और एक लॉग 2 ये मिलकर हो गया 2 log 2 माइनस log 3 और log 1 की वैल्यू होती है 0। 2 की पावर में चला गया log 2 स्क्वायर माइनस log 3 और 2 स्क्वायर बन गया 4 माइनस log 3। और लॉग का रूल कहता है यदि दो लॉग ऐसे हैं जिनमें बीच में माइनस साइन फॉलो हो रहा है तो उसे डिवाइड में चेंज कर लेते हैं log 4/3। तो यही आपका इसमें रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। अब इस पर बेस्ड आप ये क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं। जीरो टू 1 e की x cos e टू दी पावर x dx। एक इसे कर सकते हैं और एक इसको ले सकते हैं 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ये दोनों ही ये तो दोनों सब्स्टिट्यूशन के हो गए, इस पर बेस्ड तो कोई विशेष नहीं। चलिए ये सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, इनको भी कर लीजिए, बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, इनको कीजिए। और यदि इन क्वेश्चंस में इस पूरे चैप्टर्स में जो अभी तक आए रहे हैं इनमें जो भी दिक्कत हो वो नेक्स्ट वाले आप मेरे वीडियो में फिर से देखेंगे, फिर से पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।